आइए डिस्कस करते हैं CCS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये इंस्टीट्यूशन है, इस तरह का बिल्डिंग है। और ये इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है? राजस्थान के जयपुर में। ये इंस्टीट्यूशन मेनली जाना जाता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की दिशा में ट्रेनिंग के लिए। 1988 में ये रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में ये इंस्टीट्यूशन बना और आज जो भी एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, वो यहाँ से करते हैं। सरकारी इंस्टीट्यूशन है, सीधा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है, सीधा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। और ये है इंस्टीट्यूशन है, ये ABM, यहाँ से जो स्टूडेंट ABM करते हैं उसका एक बड़ा ही वैल्यू है। कैट मैट के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। इस इंस्टीट्यूशन का मेन काम होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की दिशा में ट्रेनिंग कंडक्ट कराना। इसका मेन काम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को स्ट्रेंथन करना इंडिया में एज वेल एज साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में भी। तो बस इसके बारे में 4 लाइन समझना था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है ट्रेनिंग देने के लिए। एक और स्कीम के बारे में बताऊं, इसका नाम है स्कीम फॉर फार्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये स्कीम सरकार ने इसलिए लॉन्च की, जैसे ये स्कीम स्टार्ट हुआ 29 फरवरी 2020 को, और नाम में ही क्लियर है, फार्मेशन करना है और प्रमोट करना है किस चीज़ को? 10,000 APO को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अब APO क्या होते हैं? APO इस तरह से किसानों का ग्रुप होता है। ये किसानों का ग्रुप पर्टिकुलर एक्ट को या स्कीम को चलाने के में मदद करते हैं। जैसे आपको बता दूं, ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना, तो इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्कीम का बेनिफिट लेना है तो इंडिविजुअल किसान डायरेक्ट अप्लाई नहीं करता, बल्कि क्लस्टर में करता है, क्लस्टर अप्रोच काम करता है। ऐसे ही कई सारे स्कीम है। फॉर एग्जांपल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक तरह का सरकार को लगा बेहतर तरीका है किसानों को बेटर इनकम दिलाने के लिए और बेटर लाइफ देने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करना चालू किया सरकार ने। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी इंडिविजुअल किसान के लेवल में ज़्यादा काम नहीं करता। उसको भी लगा कि APO होगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसानों का ग्रुप होगा, तो वो बेटर डील होंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी काम बताऊंगा कि उसमें होता क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेटर वर्क करेगा यदि उसका कंपनी वर्सेस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि एक तरफ में एक बड़ा कंपनी जो प्रोड्यूस जो है खरीदेगा किसान से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत, और दूसरी तरफ एक किसान, छोटा गरीब किसान, तो उसका भला नहीं होगा। सरकार को लगा कि एक किसान के बजाय किसानों का ग्रुप होगा तो वो बेटर डील कर सकेंगे जायंट या बड़े कंपनी से प्राइस नेगोशिएशन के दौरान पे, प्रोड्यूस के दौरान पे, या किसी तरह के और चीटिंग के दौरान पे, बहुत सारे मुद्दे में। ऊपर से एक कंपनी एक किसान से जुड़ेगा नहीं, एक किसान से खरीदेगा, चीज़ खरीदेगा, तो वो क्या होगा, उसके कुछ पूरा होगा ही नहीं, उद्देश्य पूरा नहीं होगा और तामझाम ज़्यादा होगा। तो सरकार ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इसलिए क्रिएट करने की बात कही कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे जो तरीके हैं उनको प्रमोट बेटर हो सके, वो एक्चुअल में रियल में काम कर सके। आइए जानते हैं स्कीम का उद्देश्य था टू लिवरेज द इकोनॉमी ऑफ स्केल इन द प्रोडक्शन एंड द मार्केटिंग बाय प्रमोटिंग द फार्मेशन ऑफ APO। जैसे आप कोऑपरेटिव जानते हैं ना, शुगर केन्स कोऑपरेटिव, गन्ना किसानों का समूह, कोऑपरेटिव भी तो किसानों का समूह होता है ना।
लेकिन वहाँ का एक अलग फीलिंग होता है, कोऑपरेटिव की भावना होती है। कोऑपरेटिव का सेंस थोड़ा डिफरेंट होता है। कोऑपरेटिव में क्या करते हैं जानते होंगे आप, जो किसान हैं वो मिलते हैं और ना मिल के एक आदमी को अपना जो है उसका चेयरमैन डिक्लेयर कर देते हैं और सारे उसके मेंबर बन जाते हैं कोऑपरेटिव के, और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड भी करवा लेते हैं। और ऐसा ही कॉटन ग्रोवर किसान, शुगर केन ग्रोवर किसान शुगर केन कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के चले हैं। तो जब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जब भी शुगर में से डील करते हैं कि तुम इस रेट में प्राइस कर लेना, तो सही मात्रा में सही प्राइस में निगोशिएट करते हैं। सरकार को भी प्रेशराइज करते हैं कि आप हमें सही दाम दीजिए। इंडिविजुअल किसान होता तो नहीं कर पाता। एक बात और होती है उस तरह की चीज़ों में कोऑपरेटिव में कि वो अपने ज़मीन को नहीं मिलाते, वो सारे मिलके तय करते हैं कि चलो हम हर किसान ये गन्ने ही लगाएंगे और ये वैरायटी लगाएंगे, और जब प्रोड्यूस हो जाएगा तो एक साथ हम इस आदमी को बेचेंगे। इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करता है। प्रोड्यूस को सही दाम पे बेचना ही मेन उद्देश्य रहता है। ऐसा ही फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, किसानों का ग्रुप, और वो किसान का ग्रुप हो जाता है ना इस तरह के ग्रुप, तो सरकार या जो कंपनी है वो डील करती है इनसे किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे। स्कीम को भी कई बार इसका यूज करते हैं। तो ग्रुप का कायदा समझ में आ रहा है। कई बार ग्रुप जो होता है ना उसका एक बेनिफिट ये भी होता है सरकार को, उसको पॉलिटिकल ढंग से भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इकट्ठा आएगा जो आएगा वोट के रूप में, तो ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, दैट्स द डिफरेंट पार्ट। यहाँ तो हमें स्कीम के बारे में समझना है। टोटल बजटरी आउटलेट फॉर द स्कीम इज ₹6,855 करोड़। कई बार कई एग्जाम में बजटरी आउटलेट भी पूछा जाता है, तो बजट को भी हल्का फुल्का देख सकते हैं। देखिए एपीओ के ऊपर में पिछले 3 साल का डाटा देखेंगे ना तो पूरा एक बुक बन जाएगा। गवर्नमेंट ने इतनी चीज़ें रिलीज़ किया है एपीओ के बारे में। पीआईबी का हर 4-6 दिन का कोई ना कोई चीज़ें हैं, एपीओ शब्द से आता था। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का पीआईबी जो आता है, न्यूज आता है उसमें, तो एपीओ काफ़ी मायने करता है, लेकिन है केवल किसानों का समूह बनाने का तरीका। ठीक है, तो ये बात उम्मीद है समझ में आया होगा कि ये क्या है, क्या काम करता है। अब आपको बताऊंगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। एक बात पूछूंगा यहाँ पे, यदि एपीओ पे कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क।